नीली लहर कवच को तोड़कर बाहर निकल गई, जिसके टकराते ही शक्तियों के घेरे में दरारें पड़ने लगी थी। ये देख बाहर खड़े सभी लोग खौफ महसूस कर रहे थे। 5 मूल तत्व शक्तियों से बने कवच को टूटने से रोकने के लिए कपाली और उनके साथ मौजूद 8 सुप्रीम रैंक योद्धा बुजुर्ग, गुप्त, नाज, रोजी, बंगा और बाकी सभी भी अपनी शक्तियां निकालने पर मजबूर हो गए। सभी के शरीर से निरंतर शक्तियों की लहरें निकल रही थी, जो उस कवच की दरारों को भर रही थी। आयामी कवच के अंदर से निकल रही नीली शक्तियों की लहर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर रही थी। उस इलाके में अब सिर्फ धुंधलापन ही नजर आ रहा था। उस शक्तियों के घेरे को मजबूत करते हुए सभी की आत्मिक आभाएं तक बाहर आ चुकी थी। इस नजारे को देख सिल्वर टाइगर ने दहाड़ते हुए कहा, इस लड़के का दिमाग खराब है। मैंने कहा था उस अड़ियल बूढ़े थामा से कि सड़क से दूर रहे, लेकिन वो मेरी सुनता ही कहां है। एक दिन ये लड़का सबको ले डूबेगा। सिल्वर टाइगर की बात सुनकर दिव्य यूनिकॉर्न हंस पड़ा और बोला, जाओ भी हो, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि विद्युत आखिर किस रैंक पर पहुंच गया है। सच में आज तो उसने मुझे भी अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है। इतना कहते हुए सफेद यूनिकॉर्न देखते ही देखते आधे इंसान और आधे यूनिकॉर्न में बदल गया। इसके साथ ही उसने अपने शरीर से बेशुमार शक्तियां निकाली और हाथों से सील बनाते हुए कहा, आसमानी कुदरती शक्तियों की चादर। इतना कहते ही उसके सिर पर मौजूद सींग तेज सफेद रोशनी के साथ चमकने लगा, जिसके साथ चारों तरफ से शक्तियों के सफेद बादल कवच में पड़ी दरारों को ढकने लगे। ये रोशनी इतनी घनी थी कि एक पल के लिए पूरा आसमान सफेद प्रकाश से चौंधिया गया और फिर वो सफेद चादर में बदल गया। ये देख सिल्वर टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये है तुम्हारी शक्तियां? बकवास, तुम इतने भी खास नहीं हो। ये सुनते ही दिव्य यूनिकॉर्न ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे कबीले में मुकाबलों को इतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कमजोर समझने की गलती करो। तुम चाहो तो भी मुझे हरा नहीं सकते सिल्वर टाइगर, इसलिए अब दहाड़ना बंद करो। वैसे तुम विद्युत से इतना घबराते क्यों हो? सिल्वर टाइगर ने एक तेज दहाड़ लगाई और जवाब दिया, तुम उस दौरान वहां होते तो शायद ऐसा ना कहते। विद्युत कोई मामूली लड़का नहीं है और इसका दिमाग कभी भी सड़क जाता है। लगता है तुम्हें अपने सामने का नजारा दिखाई नहीं दे रहा। आज जो हुआ है उसके बाद ड्रैगन कबीला, वरुणी और बाकी सभी इसके पीछे पड़ जाएंगे, और मेरा ये बुढ़ा दोस्त, पता नहीं इस विद्युत में उसे क्या खास दिखाई देता है। उधर दूसरी तरफ कवच को मजबूत होते देख आचार्य थामा ने राहत की सांस ली और सिल्वर टाइगर की ओर देखते हुए बोले, मैं पहले ही कह चुका हूं, तुम चाहो तो जा सकते हो। मैं विद्युत का साथ नहीं छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो। इतना कहते हुए आचार्य थामा की नजर दूर आसमान में उभरती एक काली धुंधलाहट पर पड़ी, जो अगले ही पल गायब हो चुकी थी। उसकी शक्तियों को महसूस करते ही उनकी बाहें सिकुड़ गई और उन्होंने मन ही मन कहा, ये वही कलिश था, लेकिन वो तो कभी खुद बाहर नहीं आता। अगर वो बाहर आया है तो इसका मतलब उसने देव रैंक हासिल कर ली है। ये विचार आते ही आचार्य के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आई। वो खुद से बोले, मुझे जल्द से जल्द विद्युत को और ताकतवर बनाना होगा। अगर मेरी शक्तियों को सील न किया गया होता तो मैं उस कलिश को कब का खत्म कर चुका होता। आचार्य थामा को आसमान की तरफ देखते हुए पाकर ऋतिक वेदा मुस्कुराते हुए बोले, अरे अब क्या आसमान को अपनी नजरों से चीर दोगे? इससे पहले कि कोई बड़ी मुसीबत आए हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। फिलहाल इस दुनिया में 3 देव रैंक योद्धा है। पहले आचार्य वायुदेव, दूसरी वो वरुणी जो अपनी मर्जी की मालिक है, और तीसरा वो कलिश जो डिस्ट्रॉयर रैंक हासिल करना चाहता है ताकि दुनिया को अपने हिसाब से चला सके। इतना कहकर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, हाँ, अर्धदेव रैंक पर महागुरु विरूपाक्ष भी है, लेकिन वो सिवाय गॉड ऑफ थंडर के कभी किसी की नहीं सुनते। यहाँ तक कि उन्होंने आज तक आचार्य वायुदेव से भी कोई बात नहीं की। फिर वो आचार्य थामा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, जो भी हो, हमें उन्हें ढूंढना होगा थामा। एक वही है जो विद्युत की कुछ मदद कर सकते हैं। खुद वरुणी भी उनसे थोड़ा घबराती है, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मिक शक्ति के शिखर को पार कर आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर लिया है। फिलहाल विद्युत की आत्मिक शक्ति विश्व रैंक पर है, लेकिन इससे आगे बढ़ने में उसकी मदद तुम भी नहीं कर सकते थामा। ये तुम अच्छे से जानते हो। अगर विद्युत को वो आगे की ट्रेनिंग देते हैं तो मुझे यकीन है कि वो एक ताकतवर देव रैंक का योद्धा बन सकता है। इतना कहते हुए महान रक्षक ऋतिक वेदा ने अपनी नजरें आसमान की ओर उठाई, जो एक बार फिर पहले जैसा होने लगा था और सूरज की रोशनी दिखाई देने लगी थी। आचार्य थामा अपनी आत्मिक शक्ति से बनाए गए घेरे के भीतर झांकने लगे, जो नीली शक्तियों की लहर से भरा हुआ था और जिसमें एक नीली धुंधलाहट तैर रही थी। उन्हें ऐसा करते देख रोजी ने सवालिया निगाहों से उनकी ओर देखा। आचार्य समझ गए और गंभीर स्वर में बोले, वो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए खुद पर काबू रखो। भले ही तुम्हारे अंदर मौजूद विद्युत के बच्चे का खून जागृत हो चुका है, इसलिए तुम्हारी शक्तियां एलिमेंटल रैंक तक पहुंच गई है, लेकिन भूलो मत, अब भी उस बच्चे का दिल बहुत कमजोर है। हमें जल्द से जल्द हर ऊर्जा रसनिधि को तैयार करना होगा, जिसे बनाने के लिए हमारे पास 108 जड़ी बूटियों में से 100 इकट्ठा हो चुकी हैं, लेकिन वो 8 जड़ी बूटियां और दिव्य सुप्रीम रैंक का स्टोन हमारे पास अब भी नहीं है। वो चिंता भरे स्वर में आगे बोले, अगर 1 साल के भीतर इन चीजों का इंतजाम नहीं हुआ तो तुम्हारे शरीर में पल रहा बच्चा अपनी पूरी क्षमता के साथ जन्म नहीं ले पाएगा। फिलहाल तो मैंने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल कर उस बच्चे के शरीर पर एक कवच बना दिया है, ताकि किसी को पता न चले कि तुम्हारे अंदर कोई बच्चा है, और उसकी विकास गति को भी बेहद धीमा कर दिया है। उनकी बात सुनकर रोजी के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। ये देख नाज ने मुस्कुराते हुए अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, फिक्र मत करो रोजी, विद्युत अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देगा। सभी की नजरें अब भी उस नीली शक्तियों से भरे कवच पर टिकी थी, जिसके भीतर की ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही थी। जैसे जैसे शक्तियां घट रही थी, सभी की नजरें आसपास फैली तबाही पर गई, जहां सिर्फ गड्ढे और खाली मैदान रह गए थे। मारे गए तिलिस्मी जानवरों की हड्डियां तक धूल में बदल चुकी थी। ये सब विद्युत और नोच के बीच हुए मुकाबले का नतीजा था। अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर माया को यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी वो खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि नोच मारा गया। इसी खुशी के कारण उसके चेहरे पर सुकून था। लेकिन तभी यामिनी खांसते हुए धीमे स्वर में बोली, माया माया, तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि विद्युत मुझे इतनी आसानी से जाने देगा? उसके साथ बहुत से ताकतवर लोग हैं, और उसके लिए उस वादे की कोई अहमियत नहीं होगी जो उस बूढ़ी आत्मा ने तुमसे किया था। यामिनी को आत्मघाती सील के प्रभाव से बाहर आकर होश में आते देख माया के चेहरे पर खुशी झलक उठी, लेकिन उसकी बातें सुनकर माया परेशान हो गई। अचानक माया को कुछ याद आया और उसने अपने हाथ को हवा में हिलाया। उसकी जादुई अंगूठी से एक अग्नि मूल तत्व शक्ति पत्थर बाहर निकला। उससे सूर्य जैसी सुनहरी रोशनी फूट रही थी। ये स्टोन उसके कबीले के एक बुजुर्ग ने उसे दिया था। माया नहीं जानती थी कि वो बुजुर्ग कौन थे। उसे बस इतना पता था कि वो सालों पहले से उसके कबीले में रह रहे थे। इसके अलावा कबीले के लीडर यानी उसके पिता, जिन्हें नोच ने खत्म कर दिया था, उन्होंने उन बुजुर्ग के बारे में उसे बताया था कि हमेशा नकाब पहने रहने वाले वो बुजुर्ग बेहद खास थे और उनकी ताकत कबीले के सबसे शक्तिशाली लोगों से भी कहीं ज्यादा थी। वो चमकता हुआ स्टोन उसे देते हुए उन्होंने कहा था कि उस स्टोन को दिखाकर वो किसी भी सुपर 7 वॉरियर से मदद मांग सकती थी, लेकिन माया को आज तक सुपर 7 वॉरियर्स में से कोई नहीं मिला था। ये सोचते हुए माया ने मन ही मन कहा, फिक्र मत करो यामिनी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। वहीं दूसरी तरफ सभी की निगाहें उस आयामी कवच के भीतर से बाहर निकलने की कोशिश करती एक नाग जैसी काली आभा पर टिकी थी, जो बार बार कवच की दीवार पर हमला कर रही थी। उसके साथ ही एक और काली आभा भी थी, जो देखने में किसी भयानक बीज की तरह लग रही थी, लेकिन हर पल अपना रूप बदलते हुए उससे टकरा रही थी।
दरअसल ये दोनों मूल तत्व शक्तियां थी जो उस धुंधलाहट से दूर भागने की कोशिश कर रही थी। उसी धुंधलाहट के भीतर चार आत्मिक आभाएं तेजी से एक धुंधली परछाई के चारों ओर घूम रही थी। उनकी तेज रफ्तार के कारण एक चमकता हुआ गोला बन गया था जो तबाही से भरे उस इलाके के ऊपर आसमान में घूम रहा था। उस गोले के भीतर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी और उसके शरीर के चारों ओर एक नीली लहर मौजूद थी। ये लहर असल में ब्रह्म मंत्र सील थी जिसे तैयार करने में विद्युत एक बार फिर कामयाब हो गया था। इसी के साथ विद्युत ने अपनी आंखें खोली और अपनी हड्डियां चटकाते हुए खुद से दूर भागती दोनों मूल तत्व शक्तियों को देखते हुए मन ही मन कहा, अगर इस मुकाबले में मुझे अग्नि मूल तत्व या वायु मूल तत्व शक्ति मिल जाती तो मैं अपनी शक्तियों को और बढ़ाने में कामयाब हो जाता। खैर, मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहां है और लोग कहते हैं कि मैं खुशकिस्मत हूं। ये सोचते हुए विद्युत ने अपने शरीर की आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और अपनी गंगा जल मूल तत्व शक्ति की मदद से आसमान में तेजी से दूर भागती नाग जल मूल तत्व शक्ति की आभा को घेरना शुरू किया। कुछ ही पलों में वो सिकुड़ते हुए उसकी मुट्ठी के बराबर रह गई थी। उसके साथ मौजूद थी ब्रह्म मूल तत्व शक्ति जो किसी खूनी चमगादड़ की तरह दिखाई दे रही थी। वो भी सिकुड़ते हुए उसके हाथ में नजर आने लगी। ये दोनों नोच की मूल तत्व शक्तियां थी। इन दोनों शक्तियों के अब विद्युत के पास होने की वजह थी उसका वो आखिरी हमला जिसमें उसने नोच को खत्म कर दिया था। खुद को बचाने की कोशिश में नोच की मूल तत्व शक्तियां भी बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन विद्युत की शक्तियों की उस लहर में नोच का शरीर एक धमाके के साथ पूरी तरह नष्ट हो गया था। इसके बाद विद्युत ने अपनी आंखें एक बार फिर से बंद कर ली और अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखा। वहां इस वक्त वेताल कबीले के जोगा की आत्मा के बगल में नोच की आत्मा मौजूद थी जो काले कोहरे में घिरी हुई थी। नोच की आत्मा की आंखों में भारी नाराजगी देख विद्युत मुस्कुराया और बोला, तो कैसा लगा नक्कटे नोच? तुझे कैसा भी लगा हो, लेकिन तुझसे मुकाबला करके मुझे बड़ा मजा आया। जल्द दोबारा मुलाकात होगी। और हाँ, मूल तत्व शक्तियों के लिए शुक्रिया। तेरी ये दोनों मूल तत्व शक्तियां सच में लाजवाब हैं। ऐसा कहते हुए वो अंतरात्मा से बाहर आ गया और अपनी आंखें खोली। असल में हुआ यह था कि विद्युत की नीली लहर से टकराते ही नोच का शरीर समाप्त हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह जख्मी हो गई थी जिसे विद्युत ने आत्मघाती सील से कैद कर लिया था। अब उसे समझ में आ गया था कि ताकतवर मुकाबलों के दौरान आयामी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दरअसल उसके और नोच के बीच हुए मुकाबले का अंजाम उसके सामने था। जो जगह कभी एक इमारतों और मीनारों का शहर हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ मलबे के ढेर और गड्ढे नजर आ रहे थे। ये सब तबाही देख विद्युत को पछतावा हो रहा था। उसने मन ही मन कहा, मुझे जल्द से जल्द आयामी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीखना होगा और इस विनाश के लिए लीडर कपाली से माफी भी मांगनी होगी। ये सोचते हुए उसने एक ठंडी आह भरी, फिर अपनी शक्तियों को अपने अंदर वापस खींच लिया और हवा में हाथ हिलाया। ऐसा करते ही उसके सामने मौजूद धुंधलाहट पलक झपकते ही गायब हो गई। विद्युत आसमान में उड़ते हुए अपने दोस्तों की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही विद्युत ने अपनी नजरें अपने दोस्तों की ओर घुमाई, उसकी दृष्टि सबसे पहले रोजी और नाज पर पड़ी। उनकी भौहें सिकड़ी हुई थी। उन्हें यूं गुस्से में देख विद्युत मन ही मन बोला, हद हो गई, ये मुझे सही सलामत देख खुश होने की बजाय घूर क्यों रही है? लेकिन अगले ही पल उसने आचार्य थामा और महान रक्षक ऋतिक वेदा की ओर देखा। उन दोनों के चेहरों पर भी बड़े अजीबोगरीब भाव थे। ऐसा क्या हो गया जो विद्युत के चाहने वालों के चेहरों पर खुशी की भाव नहीं है? क्या इस दौरान कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके बारे में विद्युत को नहीं पता?